नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से बिहार के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया है। अपनी वर्चुअल रैली में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अमित शाह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कोरोना काल में बिहार के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों प्रसिद्धि करने में थोड़े से कच्चे हैं। वो रोड पर खड़े होकर थाली नहीं बजाते हैं, वो चुपचाप सहायता के लिए काम करने वाले लोग हैं। और साथ ही अमित शाह ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। गुजरात में राज्यसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने के बाद ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है और साथ ही पार्टी के नेताओं के इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के 3 और विधायकों के इस्तीफे के बाद पार्टी हरकत में आ गई है और बाकी के नेताओं को रिजॉर्ट में भेज दिया है। गुजरात कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी। कांग्रेस के 3 विधायकों ने दिया इस्तीफा। अब तक कांग्रेस के 8 विधायकों का इस्तीफा। राज्य में डगमगाने लगा है सियासी समीकरण। गुजरात में राजनीतिक उठापटक जारी है। कांग्रेस के 3 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद अचानक से राज्य में सियासी समीकरण डगमगाने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक ही कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए जब फॉर्म भरे गए तब कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर भेजा था। अनलॉक 1 में 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अब तक कुल 8 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दिया है। विधायकों को बचाने में जुटी गुजरात कांग्रेस। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने विधायकों की संख्या को 3 टीमों में बांट दिया है। 65 विधायकों को अलग अलग 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। विधायकों की जिम्मेदारी गुजरात कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को दी गई है। विधायकों को 20, 20 और 25 की टीम में रखा गया है। कुछ विधायकों को बनासकांठा जिले के अंबाजी के पास एक रिजॉर्ट में रखा गया है। एक सीट के लिए 36 वोट की जरूरत। 4 सीटों पर हो रहे चुनाव में से 3 फिलहाल बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। नियम अनुसार राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को एकल हस्तांतरित वोट के तहत 36 वोट की जरूरत है। बीजेपी अपने विधायकों के दम पर 2 सीटें आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे अन्य पार्टी के विधायकों की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को बीटीपी, एनसीपी और निर्दलीय विधायकों की मदद से 2 सीटें आसानी से जीतने का भरोसा था, लेकिन लगातार इस्तीफों से उसकी राह मुश्किल होती जा रही है। भाजपा सरकार ने साम दाम दंड भेद की नीति से लोक प्रतिनिधियों को खरीदने का, डराने का, धमकाने का प्रयास हो रहा है। कोरोना की महामारी में जब गुजरात में 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 20,000 जितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे समय में सरकार को लोगों की जान बचाने की चिंता करनी चाहिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करनी चाहिए और लंबे लॉकडाउन के बाद कोरोना को कैसे कंट्रोल करें उस पर काम करना चाहिए। लेकिन पूरी सरकार और प्रशासन कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, उनको तोड़ने में और उनको डराने धमकाने में लगा है। राज्य में एक बार फिर 2017 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। उस समय बीजेपी ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा कर कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की सीट फंसा दी थी। कांग्रेस के 6 विधायकों ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। 1 वोट रद्द होने की वजह से किसी तरह अहमद जीत पाए थे, लेकिन इसके लिए कांग्रेस को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में 2 महीने तक बंद रहने के बाद टीवी सीरियलों की शूटिंग फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। राज्य में 10 जून से फिर से फिल्म और सीरियलों की शूटिंग का काम शुरू होने जा रहा है। टॉलीवुड इंडस्ट्री, देश के तमाम बड़े बड़े लोक कला कुशल भी धीरे धीरे आएंगे और लेकिन बंगाल की सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं जिनका पालन यहां पर करना जरूरी होगा। तो लाइट कैमरा एक्शन 10 जून से एक बार फिर से सुनाई देना शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान शूटिंग का काम बंद था और अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार ने यह फैसला लिया है कि 10 जून से शूटिंग के काम को भी अनुमति दी गई है। 10 जून से शुरू हो जाएगा शूटिंग का काम। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर और केरल में पूर्ण लॉकडाउन किया गया। इसी बीच भारत इटली को पछाड़ करके अब विश्व का 5वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है और देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर के 7,000 के पास पहुंच चुका है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,971 मामले सामने आ चुके हैं और इस दौरान देश में 287 मरीजों की मौत भी हुई। फिलहाल देश में कोरोना के कुल 2,46,628 मामले हैं, जिनमें से 1,20,406 एक्टिव केस हैं और वहीं 1,19,293 लोग ठीक भी हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार के आदेश के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून में बीते कल और आज भी पूरी तरह से बंद रहा और इस दौरान सैनिटाइजेशन का काम भी चलता रहा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हमारे 100 वार्ड हैं और कल हमने 50 वार्ड सैनिटाइज किए थे और आज 50 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। जो जनपद देहरादून में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सैटरडे और संडे को कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश पारित किया गया था और साथ ही निर्देश दिए गए थे कि एक बार पूरे शहर को पुनः सैनिटाइज किया जाए। इसके पूर्व में 4 बार ये अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जा चुका है। उसी क्रम में कल से हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया है। हमारे 100 वार्ड हैं, उसमें कल 50 वार्ड्स हमने टेकअप किए थे और इसमें 56 हमारे 3-3 हज़ार लीटर की क्षमता के 56 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ और पुलिस विभाग की 2 बड़ी गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 2 छोटी गाड़ियां। इसके अलावा वार्डों में हमने मोटर ऑपरेटेड जो मशीन है उसके माध्यम से एक गली मोहल्लों में कराने का प्रयास किया था। कल का अभियान काफ़ी सफल रहा था। आज नेक्स्ट 50 वार्ड्स में सेम प्रक्रिया चलाई जाए। सिनेमा इंडस्ट्री के कई सितारे बीते 40 दिनों में दुनिया को अलविदा कह गए हैं। पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स का निधन हुआ और अब साउथ इंडस्ट्री ने भी अपने एक अभिनेता को खो दिया है। अभिनेता चिरंजीवी साहरजा का महज 39 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से एक्टर का निधन हुआ है और जानकारी के मुताबिक एक्टर को सांस संबंधी समस्या भी थी और उन्हें बेंगलुरु के जयनगर में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन से साउथ इंडस्ट्री सदमे में है और वहीं उनके निधन की खबर लगते ही अस्पताल के बाहर उनके चाहने वालों की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी, जिसे पुलिस हटाती हुई दिखाई दी। लॉकडाउन में 3 महीने से स्कूल बंद रहने के कारण छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में छात्रों का पाठ्यक्रम कम किया जा रहा है और सीबीएसई चेयरमैन मनोज आहूजा का कहना है कि कोविड-19 के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और ये पाठ्यक्रम लगभग 1 महीने में तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिससे अनिश्चितता और कंफ्यूजन पैदा हो। जैसे जैसे सीख मिलती जा रही है वैसे वैसे पाठ्यक्रम में सुधार होता जा रहा है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में अब सुधार किया जा रहा है। जिस तरीके से कोविड-19 की वजह से लगातार छात्रों की शिक्षा जो है वो प्रभावित रही है, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब सीबीएसई मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव कर रही है। हालांकि सीबीएसई के चेयरमैन ने यह कहा है कि ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे स्थिति सामने आ रही है उसी के आधार पर सुधार किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन कल से श्रद्धालु कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ई-टोकन मिलने के बाद ही दर्शन वो कर पाएंगे। वहीं श्री माता मनसा देवी शक्तिपीठ पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
MS यादव ने तैयारियों का जायजा लिया और बता दें कि मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना 4,500 लोग आ पाएंगे और 90 के स्लॉट में श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी MS यादव ने बताया कि माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल से सभी श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके दर्शन कर पाएंगे, जिसके लिए श्रद्धालु मनसा देवी की वेबसाइट mansadevi.org.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और माता मनसा देवी मंदिर सुबह 6 बजे से 8:15 तक शाम तक खुला रहेगा। इंसान की बात करें तो इंसान पर जब भी कोई विपदा आती है तो उसको सबसे पहले भगवान की याद आती है, लेकिन जब से विश्व के अंदर कोविड-19 लगा है उसके बाद की बात करें तो हजारों लोग संक्रमित हुए, कईयों की जाने गई। और भारत की बात करें तो जब से यहाँ पर ये महामारी आई उसके बाद से ही जो मंदिर या फिर जो धार्मिक स्थल है उनके किवाड़ों की बात करें तो वो आम दर्शनों के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन कल से ये मंदिर जो हैं आम दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे। जनता जो है वो भगवान के दर्शन कर सकती है, मनोकामना मांग सकती है और सीधे तौर पर ये कामना कर सकते हैं कि जल्द ही इस महामारी से देश को निजात मिले। और इसी को लेकर हम इस वक्त पंचकुला के अंदर सबसे प्राचीन जो माता मनसा देवी मंदिर है उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर लगभग सभी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कल से ये मंदिर जो है ये लोगों के दर्शनों के लिए खुल जाएगा। हर कोई यहाँ पर आ सकता है, दर्शन कर सकता है और कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं। भक्त जो यहाँ पर आएंगे उनको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। MS यादव जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, कल से मंदिर के किवाड़ जो हैं वो आम दर्शनों के लिए खुल जाएंगे, यानी लोग कल माता के चरणों में शीश नवा सकते हैं, मनोकामना मान सकते हैं और सीधे तौर पर हर कोई यही चाहेगा कि इस महामारी से देश को निजात मिले, विश्व को निजात मिले। सर, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं श्रद्धालु जो यहाँ पर आएंगे दर्शनों के लिए? देखो, ऐसे है कि आपने निजात की बात करी तो हमारे यहाँ 3 मंदिर हैं। 3 मंदिरों में डेली हवन होता है और डेली यही आहुति डाली जाती है हर पंडित से, या मैं खुद भी डालता हूँ, हे भगवान इस महामारी से बचाएं। तो देखिए, कल से मंदिर शुरू हो जाएंगे, कल से मंदिर जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुल जाएंगे। यहाँ पर मंदिर के अंदर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं माता के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं और सीधे तौर पर अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो मान सकते हैं। और सीधे तौर पर हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द लोगों को इस महामारी से निजात मिले, आम जनजीवन जो है वो पहले की तरह हो जिस तरह का पहले था। और जिस तरह से इस वक्त मैं माता मनसा देवी मंदिर के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं आप देख भी सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। रो बनाई गई हैं अलग अलग, हालांकि पहले ही, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो माथा टेकने के लिए आते हैं तो उनके लिए अलग से रो पहले ही बनाए गए हैं। लेकिन अब एक समय में केवल 90 श्रद्धालु जो हैं वो ही माता के दर्शन कर सकेंगे। 20 सेकंड का समय जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को दिया जाएगा कि माता के मंदिर पहुंचें और 20 सेकंड में माथा टेकें। लेकिन रो से लेकर माता के मंदिर की बात करें तो जिस तरह से दर्शनों की पूरी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, हर तरह की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या अन्य जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसका ख्याल रखा गया है। लोग जो हैं वो दर्शन ज़रूर करेंगे लेकिन प्रसाद जो है वो अपने साथ नहीं ला सकते, ना ही उन्हें मंदिर से चरणामृत मिलेगा। बल्कि अगर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बात करें तो खुद व्यवस्था की गई है कि जब श्रद्धालु मंदिर से बाहर निकले तो उनको वहीं पर प्रसाद जो है वो दिया जा सके। और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं। कल सुबह से ही तकरीबन 6 बजे से यहाँ पर ये जो मंदिर है ये आम लोगों के दर्शनों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन बलजिंदर सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, पंचकुला। हरियाणा के पलवल में आक्रोश प्रदर्शन किया गया है कर्मचारियों के द्वारा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने यहां पर कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने 1 जुलाई से सालों से कार्यरत 3200 सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकालकर होमगार्ड को लगाने और बाकी पदों पर कई सालों से काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को निकालकर नए कर्मचारियों को लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा आंदोलन चलाए हुए हैं। इन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को हटाकर होमगार्ड को विभाग में लगाने के लिए विभाग के मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के अगले चरण में सभी विधायकों के आवासों पर प्रदर्शन कर छटनी के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर छटनी पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। मुर्दाबाद, 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 छटनी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
ये जो स्वास्थ्य विभाग में जो प्रदेश की सरकार, देश की सरकार जिसको कोरोना योद्धा बोलती है, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं फूल बरसाने में हेलीकॉप्टरों से। आज हरियाणा प्रदेश में उन कोरोना योद्धाओं को, डॉक्टर्स का जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको 10,000 से ज़्यादा को नौकरी से निकाल रही है, जिसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो दोगलापन है, एक तरफ फूल बरसा रहे हो, दूसरी तरफ नौकरी से निकाल रहे हो, इसको बंद करें। और ये जो हमारे चाहे सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे माननीय विज साहब क्या बोलते हैं कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहते हैं, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, हॉस्पिटल्स की। इसलिए इनको निकाल करके होम गार्ड्स को लगाएंगे। जब से ये कई सालों से लग रहे हैं, एक भी केस, और विशेष तौर से कोरोना महामारी जब से स्टार्ट हुई है, एक भी वारदात इस प्रदेश में ऐसी नहीं है कहीं कोई घटना घटी हो। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन का 5वां चरण और अनलॉक का पहला चरण जारी है। और इसी बीच 8 जून से यह फैसला लिया गया है कि देश के सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी संशय बना हुआ है और वहां पर अभी तक लॉकडाउन 4 ही खत्म नहीं किया गया है और न ही अनलॉक 1 की शुरुआत की गई है। अलबत्ता अब सभी धार्मिक स्थानों को जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश का इंतजार है कि जम्मू स्थित बावे वाली माता जी का दरबार में मंदिर प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी वहां पर रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदा मंदिर प्रांगण में सर्कल भी बना दिए गए। कल से देश भर में सभी धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी केंद्र सरकार की तरफ से कर ली गई है, लेकिन राज्य सरकार में अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन 4 जो है वो नहीं खोला गया है और ना ही अनलॉक 1 की शुरुआत जो है वो की गई है, क्योंकि कल से देश भर में मंदिर खोलने के आदेश है। तो ऐसे में जहाँ पर जम्मू के अंदर जो मंदिर हैं वो उन पर क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं, अगर प्रशासन जम्मू कश्मीर सरकार आदेश देती है तो मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारी की गई हैं, इसको लेकर हमारे साथ मंदिर के महंत मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल अगर आदेश आते हैं आपके पास, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां जो है वो की गई हैं? देखो, आदेश जब भी हमको आदेश मिलेगा उसी वक्त ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारा इंतजाम कर दिया है। सोशल डिस्टेंस के लिए हमने सर्कल लगा दी है मार्केट से लेकर मंदिर तक। और जैसे ही आप किले के पास पहुंचोगे तो पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी। अगर स्क्रीनिंग में आप पास होगे तो आप एंट्री कर जाओगे किले के अंदर। वहां आपको पहले डिस्पेंसर के नीचे हाथ अपने सैनिटाइज करने पड़ेंगे, फिर आपको लाइन में अंदर आना पड़ेगा। अंदर हमारा सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, मेडिकल का इंतज़ाम कंप्लीट है। बाकी देखो, मंदिर की तरफ से हम लोगों को निवेदन कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं आप मंगलवार को ही आओ, आप सोमवार को आओ, बुधवार को आओ, वीरवार, शुक्र, शनि, ताकि जो है रश जो डिवाइड हो जाए और सोशल डिस्टेंस जो मीडिया की तरफ से हमको नॉलेज है कि केंद्र सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि 8 तारीख को। अब हमारी स्टेट देखो क्या करती है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आएगा हम खोल देंगे मंदिर। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सुन सकते हैं, महंत जी का साफ कहना है कि जिस तरह से कोरोना को लेकर अगर कल उनको आदेश मिलते हैं राज्य सरकार की तरफ से, तो उनकी तरफ से पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। वहीं 10 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं और 65 साल से उम्र के ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं, उनको फ़िलहाल नहीं आने की हिदायत जो है महंत जी दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना जो है वो अभी अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन अगर प्रशासन ऑर्डर देता है तो मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने SBI का ATM तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया था और ATM को साथ ले गए थे ये लोग और पैसे निकालने के बाद ATM को तोड़ दिया गया था। पुलिस ने युवकों से लूट की 23 लाख रकम भी वसूल की है और 11,25,000 रुपये बरामद इनसे किए गए हैं और ATM भी बरामद किया गया है। पंजाब के अमृतसर में 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 23 लाख रुपए थे ATM में, लेकिन इन आरोपी युवकों के पास से
25,000 रुपये बरामद किए गए हैं और एसबीआई के एटीएम में लूट की वारदात को अंजाम इन्होंने दिया था पिछले महीने की 9 तारीख को और अमृतसर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 8 एटीएम लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मई ਤੇ 10 ਮਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਸੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ SBI ATM ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ATM ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੋੜਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 50 457 380 IPC ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਘਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟੂ, ਸਾਗਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ 4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ATM ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਇਮੇजेस ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕੋਰੈਬੋਰੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ATM ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਖਾਸੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇੜੇ ਤੇ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਇਹ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मंच जो डांस के दीवानों के लिए बनेगा एक नई मिसाल। उस मुकाम पर गूंजेगी बस एक ही आवाज। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्रियों में लोकप्रियता के लिहाज से दूसरे पायदान पर हैं। एक निजी संस्थान की ओर से कराए गए सर्वेक्षण के बाद आए नतीजों से छत्तीसगढ़ के लोगों में काफी खुशी का माहौल है और इसी बीच राज्य के कई उद्योगपतियों ने सीएम से मिलकर उनका सम्मान किया है और साथ ही अपनी समस्याओं पर उनका ध्यान भी आकर्षित किया है। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले के उद्योगपतियों का धन्यवाद देते हुए उनकी सभी समस्याओं को जल्द ही समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश के मुखिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के गंभीर हैं, लेकिन फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से लापरवाही बरते हुए है, जिसके चलते आज एक महिला ने जिला अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का समय रहते इलाज न होने पर बच्चे ने दम तोड़ दिया। महिला हॉस्पिटल के बाहर तड़पती रही, लेकिन अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्सों ने ध्यान नहीं दिया। क्या मामला है? मामला ये ऐसा है कि सुबह से मेरे बीवी को पेट में दर्द हुआ, तो मैंने कहा कि फ़ोन कर लेता हूँ कि हमारे पंथुआ की मैडम जी आशा बहू हैं, डिलीवरी जो करवाती। क्या नाम है इनका? सरता जी। तो उनके पास फ़ोन किया, मैंने कहा मैडम जी देखिए इनकी बहुत परेशानी, कैसे किया जाए, इसको ले जाया सरकारी में या प्राइवेट में? भाई मुझको तो जानकारी नहीं सर, मैं तो अनपढ़ आदमी। फिर क्या मामला हुआ यहाँ? मामला क्या हुआ, तो इनको फ़ोन किया, मैंने कहा एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, तुरंत आ जाए, बहुत अर्जेंटली है। किसने बोला कि फ़ोन हमने किया है, तो बोल रहा कि बुकिंग है, सारी एम्बुलेंस बुक है, खाली नहीं है, खाली नहीं है। ये किसने कहा खाली नहीं है?
यही आशा बहू ने बोला। क्या स्टाफ में आके आप लोगों ने कुछ कहा यहाँ सदर में आकर के? यहाँ सदर में आकर के हमने मरीज को वहाँ घुसाड़ दिया। फिर इसके बाद बोल रहे कि पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवाइए, तो फिर वहाँ लेकर हमने गए। फिर वहाँ ले गए तो वहाँ से दिक्कत हुआ, तुरंत हम यहाँ उठा के लाए। देखिए यहाँ पर पड़ी है 1 घंटे से, कोई देखने वाला नहीं है। इस अस्पताल के अंदर मरीज मेरा मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है अस्पताल के अंदर। सरकारी लोग, कर्मचारी लोग क्या मर गए हैं? फिर क्या बच्चा बाहर हो जाता है? बच्चा बाहर हो गया है। देखिए अभी भी तक कोई देखने वाला नहीं है। ये महिला जो है बसावनपुर थरियाओं की रहने वाली है, सरिता नाम है जिसका। इसको पूनम आशा बहू यहाँ लेके आई और उसके पेट में जो है 3 दिन से बदारी दर्द हो रहा था, हल्का दर्द, और 7.5 महीने लगभग बीते थे। और वो दिखाने के लिए आ रही थी और उसको कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया था। फिर उसने आशा के हस्बैंड और उसके हस्बैंड ने एक बाइक ली और उस पर बिठा के ले गया। और जब तक यहाँ गेट पे आए तो प्रसव पीड़ा में जो बहुत तेज़ उसको पीड़ा होने लगी और वो प्रसव में चली गई। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के गायब होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग से बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण अब मरीजों को ढूंढना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता ने विस्तार से जानकारी दी है। पाया जा रहा है और इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे कुछ ही दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर कोरोना पॉजिटिव मरीज है, लेकिन 3 दिन के बाद जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जो है आवश्यक एहतियात बचाने के लिए पहुंची, जबकि 3 दिन में उस व्यक्ति को किसी तरह की कोई हिदायत नहीं दी गई। वह व्यक्ति किन किन लोगों के संपर्क में आया होगा, एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है। और हालात के जो है कितने गंभीर हैं फरीदाबाद में, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो चूक कितनी बड़ी स्वास्थ्य विभाग ने की है, उसकी वजह से पुलिस आयुक्त को संज्ञान लेना पड़ा है कि जो लापता कोरोना पॉजिटिव है उनकी खोज करना पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति जांच के लिए आएगा, जांच से पहले उसके आवश्यक कागजात लिए जाएंगे, साथ ही जो एड्रेस दिया जाएगा, फ़ोन नंबर दिया जाएगा, पहले उसकी पुष्टि की जाएगी। यदि पुष्टि में दोनों चीज़ें सही पाई जाती हैं उसके बाद ही उसका कोरोना का टेस्ट होगा। और यदि जो जानकारी है वो गलत मिलती है तो ना केवल जो सैंपल है उस व्यक्ति के नहीं लिए जाएंगे कोरोना के टेस्ट के लिए, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में ली जाएगी। हालांकि इस तरह का मामला पहले भी जब तबलीगी जमात के लोग फरीदाबाद में आए थे देखा गया था, लेकिन सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ गई है और काफ़ी संख्या में शायद लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो आखिर पुलिस आयुक्त को इस पर संज्ञान लेना पड़ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही का खामियाजा आखिर फरीदाबाद के लोग क्यों भुगते हैं। फरीदाबाद हरियाणा के पंचकूला में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सेक्टर 6 के अस्पताल में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले हरियाणा में यह प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शनकारियों के मुताबिक करीब 10,000 ठेके पर लगे कर्मचारियों को हटाए जाने के फैसले के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। अस्पताल परिसर में ठेके पर काम कर रहे सिक्योरिटी गार्ड, सर्विस कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया है और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। आज पूरे हरियाणा के अंदर ये धरना प्रदर्शन है और सीएमओ को अपनी मांगों को लेके ज्ञापन दिया जाएगा। जिस दौरान सरकार ने घोषणा की है, लेटर जारी किया है 10,000 कर्मचारी निकालने के लिए, उसके विरोध में पूरे हरियाणा में ये धरना प्रदर्शन है। सीएमओ के कार्यालय पे धरना प्रदर्शन करके उनको मांग। यूपी के जालौन में जनपद के खजूरी गांव में जहां एक किसान राजदीप सिंह गुर्जर ने शतावर के पौधों की खेती कर सबको अचंभे में डाल दिया है। दरअसल शतावर एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा होता है जिससे बहुत सी आयुर्वेदिक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाइयां बनाई जाती हैं। दरअसल किसान राजदीप ने बताया है कि उन्होंने 3 एकड़ जमीन में शतावर की पौध लगाई है और करीब 35 लाख पौधे उगाए गए हैं। वहीं इन पौधों को उत्तराखंड के प्लांट में ट्रांसप्लांट किया जाएगा जहां पर इससे दवाई बनाई जाएगी। वहीं किसान राजदीप सिंह ने यह भी कहा है कि एक पौधे की कीमत 4 रुपए मिलती है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 एकड़ भूमि पर 35 लाख पौधों का होना मतलब 1 करोड़ 40 लाख रुपए होता है। पौधा
आपका नाम? राजदीप सिंह। राजदीप जी। महोदय, आपने ये शतावर की जो पौधारोपण किया है, क्या है पूरा मामला बताएं जरा। ये शतावर एक औषधीय पौधा है जी। इसकी जड़ उपयोग में आती है जी। इसका जड़ जो है अत्यंत गुणकारी होता है। ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला होता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसको यूज़ करने में कर सकते हैं सारे लोग इसको। बुजुर्गों के लिए कितने एकड़ में आपने इसका रोपण किया है? ये हमने 3 एकड़ में इसकी नर्सरी का रोपण किया है। अच्छा, लगभग कितने पौधे इसमें आए होंगे? 1 एकड़ में 15 लाख के लगभग पौधे आते हैं इसमें। 1 एकड़ में जी। 3 एकड़ में 35 लाख के लगभग पौधे हैं जी। नर्सरी का एक पौधे का मूल्य 4.5 रुपये होता है जी। इस हिसाब से नर्सरी में भी इसमें अच्छा लाभ होता है। और किसान इसको अगर मेन खेत में लगा के मुख्य फसल लेता है तो उसमें भी 10 से 12 लाख रुपए 1 एकड़ में उसको प्राप्त होते हैं। पंजाब के जालंधर में मैरिज पैलेस मालिकों और बैंड बाजे वालों ने अपनी परेशानी बताई है। और दरअसल सरकार ने लोगों को शादियां करने की तो अनुमति दे रखी है, पर उसमें संख्या 50 लोगों की निर्धारित की गई है। और इसके साथ ही बैंड बाजा और मैरिज पैलेस पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके चलते बैंड बाजे वालों ने ये कहा है कि लॉकडाउन में उनका सारा कारोबार ठप हो गया है। और मैरिज पैलेस के मालिकों ने भी ये कहा है कि लॉकडाउन के चलते लोग बुकिंग नहीं करवा रहे हैं, जिसके चलते मैरिज पैलेस मालिक और बैंड बाजे वालों ने सरकार से अपील की है कि वो सेहत विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए इंतजाम करेंगे, लेकिन सरकार उन्हें उनका कारोबार शुरू करने की इजाजत दे। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਲਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਲਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੈਲਸ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ 4-4 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਲਸ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 500 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡਾ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਡੇਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ ਵੱਜੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? 40-45 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, 40-45 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसके चलते हरियाणा के करनाल में युवा बोलेगा मंच की महिला विंग ने एकता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि फिल्म और धारावाहिक निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ देश के सैनिकों और नागरिकों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, जिसके चलते मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी कड़ी में शहर के घंटाघर चौक पर महिलाओं ने जबरदस्त नारेबाजी की है और महिलाओं ने अपने अपने हाथों में पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया। और इसके साथ ही वहां पर मौजूद दर्जनों महिला पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से मांग की है कि तुरंत एकता कपूर के धारावाहिकों पर बैन लगाया जाए। सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खुलने जा रहे हैं और हरियाणा के पलवल शहर के प्राचीन मंदिर पंचवटी में भी मंदिर को खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचवटी मंदिर के महंत ने बताया है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार ही मंदिर खोला जाएगा और मंदिर खुलने के दौरान भक्तों की भीड़ बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी और एक बार में 5 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में जाने की अनुमति दी जाएगी और सभी निर्देशों का बखूबी पालन किया जाएगा। साथ ही मंदिर के महंत ने सरकार का धन्यवाद भी किया है। तो श्रद्धालुओं से यही अपील है कि आइए हनुमान जी के दर्शन जरूर कीजिए और श्रद्धापूर्वक और श्रद्धा विश्वास रूप श्रद्धा और विश्वास भक्तिपूर्वक दर्शन कीजिए और आ करके ज़्यादा यहाँ रुकने और बैठने का प्रयास न करें दर्शन करके, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को भी जगह दें और पाठ पूजा इत्यादि हाथ जोड़ करके हनुमान जी को नमन करके प्रणाम करके और परिक्रमा लगा करके अपने घर की तरफ चले जाएं। और जो भी जैसे हनुमान चालीसा का पाठ है और पूजा पाठ है वो घर पर करके ही आए।
तकरीबन 2.5 महीने बाद लॉकडाउन के बाद मंदिर खुल रहे हैं, लोगों में श्रद्धालुओं में उत्सुकता है, तो क्या अपील करते हो भीड़ ना जुटे और किस तरह के मतलब कि प्रसाद लेके आए या फल फ्रूट लेके आए ना आए, क्या अपील करते हो? तो ये है कि प्रसाद तो भी निषेध किया गया है कि बाहर की चीज़ का कोई भोग नहीं लगाया जाएगा। जो हनुमान जी का भोग है अंदर का ही बना हुआ भोग लगता है। और उत्साह के लोग जो हमारे श्रद्धालु भक्तजन हैं, वास्तव में लगभग 2.5 महीने से बड़ी एक उनके अंदर वो थी, अधूरापन था कि हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग। पर श्रद्धालु भक्तों से भी कहेंगे एक तरह का जो है उन्माद न हो। रामनगरी अयोध्या में सभी धार्मिक स्थलों को 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, जिसका लोग स्वागत कर रहे हैं। इसी पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने लोगों को कोरोना से होशियार रहने की अपील की है। सरकार ने पाबंदी लगाई, लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया, लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन लगा रहा। आज जो है लॉकडाउन खोला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, सरकार की इस बात की हम तारीफ करते हैं कि सरकार ने जो है लॉकडाउन को खोल दिया है और लोग उसके साथ साथ में जो है लॉकडाउन खोलने के साथ में जो उसका पालन भी करें, क्योंकि ये बीमारी विदेशी है, कभी भी आ सकती है। तो सरकार के बताए हुए नियम कानून के ऊपर लोग चलें, यही लोगों का फर्ज बनता है कि जो भी देश में कानून बनाया जाए उसका पालन होना चाहिए। और क्योंकि ये बीमारी कोरोना की है, कोरोना पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है और कोरोना जो है लोग कहते हैं कि कोरोना अभी आया नहीं है, अभी ये जो है आ रहा है और कोरोना जो है आवेगा, तो इससे होशियार रहना है। जब हमारे देश के जो है लोग जो है होशियार रहेंगे तो कोरोना किसी घर में नहीं आएगा। सरकार के बताए हुए लोग उसके रास्ते पे चलाएं। यूपी के जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम छिरिया सलेमपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बेटा जब अपनी पत्नी को मार रहा था तब मां ने बेटे को उसकी बहू को मारने से मना किया, तो बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को पूरी तरह से ईंट से मारा और वहीं मारपीट और चिल्लाने की आवाज पर दूसरे छोटे बेटे ने मां को बचाया और लहूलुहान अवस्था में छोटे बेटे ने मां को कोतवाली पहुंचाया, जहां पर पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए बूढ़ी मां को अस्पताल पहुंचाया। क्षेत्रांतर्गत ग्राम छिरिया सलेमपुर का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसके अंतर्गत ये आरोप लगाए हैं कि ये बेटे ने मां को मारा है और जिससे चोटें आई है। इस संबंधित में संज्ञान लेते हुए जांच की कार्रवाई की जा रही है और बाद जांच आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मथुरा में गांव पाली में 8 दिन से लाइट न आने से पशुओं के लिए पीने के पानी की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लोगों के लिए पीने और घर के जरूरी काम के लिए भी पानी नहीं है। साथ ही साथ अंधेरे में रह रहे हैं और बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को बेहद खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार इसकी शिकायत बिजली घर पर की जा चुकी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और वहीं विद्युत सप्लाई न होने के चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखने को मिला है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का बिल चालू है लेकिन बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है और जिससे ग्रामीणों पर आर्थिक संकट में और भी आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। क्या नाम है? हुकम सिंह। आप कहाँ से? पाली से। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आपकी? मथुरा। जो आपकी समस्या, क्या समस्या है? 8 दिन से लाइट नहीं आ रही गाँव में, न पानी मिल रहा पीने के लिए ट्यूबवेल से। अच्छा, आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत करी, एक्शन के यहाँ करी, जेई से गई, सबसे गई। क्या कहते हो? जो कहते कल आ जाएगी, कल आ जाएगी, अभी कोई काम नहीं हुआ है। और आपका कहने का मतलब है आपने कई जगह शिकायत कर ली, फिर भी आपकी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं, जिससे जन और धन दोनों का ही नुकसान हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से आप इसके बारे में? हमारी लाइट आनी चाहिए, हमें पानी मिले पीने के लिए। कितने दिन हो गए ये परेशानी आपको? 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? परतो। आप कहाँ के निवासी हैं? पाली। जो है आपको क्या समस्या आ रही है? समस्या ये सब मतलब लाइट नहीं आ रही 8-10 दिन से, पानी ना मिल लो। किस कारण से लाइट नहीं आ रही है? तूफान आया था, तूफान की वजह से नहीं आ रही सब। इस पे कहीं आपने शिकायत की? शिकायत की साहब जी थी और इनसे कोई भी सुनवाई ना आ रही है। अच्छा, अब प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं साहब, हमारी सुविधा ये मिले
पानी और मतलब लाइट और मतलब ये मच्छर खाते हैं, परेशान रहते हैं, रात भर बैठे रहते हैं बच्चे, पढ़वे लिखवे के बच्चे को परेशानी आ रही है बगैर लाइट के। अब आप अगर आपके यहाँ 8 दिन से लाइट नहीं आ रही है, पानी आप कहाँ से लाते हैं? कुआं पर से, नलवल से, वैसे कितनी दूरी से? करीब 1 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, ठीक। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते असम में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और बता दें कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव के 92 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2565 हो गई है, जिसमें से 1970 सक्रिय मामले हैं। हालांकि 588 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 4 की मौत भी यहां पर हो चुकी है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शो की जज में है टैलेंट, अपने साथ पूरी दुनिया को थिरकने पर मजबूर करने का। उस अल्टीमेट टैलेंट रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए हम हैं बेताब। क्या आप भी हैं तैयार? कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं खास मकसद के लिए और जब लॉकडाउन में घर बैठे ये अपना हुनर दिखाते हैं तो इतिहास रचते हैं। अगर आप में भी है इसी तरह का हुनर तो अपलोड कीजिए अपना 1 मिनट का वीडियो ANP न्यूज के डिजिटल ऑडिशन में और 25 जून तक सबमिट कीजिए अपना ऑनलाइन ऑडिशन वीडियो 7888497078 पर। हुनरबाज ऑफ ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद को खोलने से पहले गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मस्जिद में बिना मास्क के किसी को भी दाखिला नहीं मिलेगा और नमाज के पहले और नमाज के बाद किसी भी तरह की मीटिंग यहाँ पर नहीं होगी। सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ें और घर को जाएं, वुजू भी अपने घर से ही करके आएं। जिस तरीके से 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद को भी खोला जाएगा, लेकिन वहां पर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार के आदेश हैं, दिशा निर्देश हैं, उसी के आधार पर ये गाइडलाइंस जारी की गई है। और अब यहाँ पर भी मस्जिद में जो प्रवेश लोग करेंगे वो बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेंगे और सैनिटाइजेशन की भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सिर्फ नमाज पढ़ें और अपने घर जाएँ, किसी को भी मीटिंग करने की वहाँ पर इजाज़त नहीं होगी, यानी भीड़ किसी भी तरह से जुट ना पाए, इसके लिए वहां पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हमारे पास एडवाइजरी जो गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट ने भेजा है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आती रही हैं उन्हीं पे हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम 3 दिन पहले से सैनिटाइजेशन का काम हमने शुरू करा दिया है। आज तकरीबन तमाम मस्जिदें जो है पूरी हो जाएंगी, एक आध बचेगी तो शाम तक वो भी हो जाएगी। तो बुनियादी चीज़ ये थी कि मस्जिद को सैनिटाइजेशन करना, वो आज काम कंप्लीट हो जाएगा या हो चुका होगा जो है अब तक। दूसरी चीज़ ये है कि मस्जिद में दाखिले के लिए हमने लिख के भी लगा दिया है बाहर के बगैर मास्क के मस्जिद में दाखिल नहीं होंगे और जब तक मस्जिद में रहेंगे मास्क लगाए रहेंगे। नमाजें जो ज़रूरी हैं सिर्फ वो पढ़ें, बाकी जो एडिशनल नमाजें हैं वो घरों में जा कर के पढ़ें। यहाँ मस्जिद नमाज से पहले और नमाज के बाद कोई मीटिंग, कोई बैठक नहीं होगी, कोई किताब नहीं पढ़ी जाएगी, किसी तरह का कोई मशवरा नहीं होगा। लॉकडाउन में छूट मिलने पर काफ़ी दिनों के बाद मुंबई के जुहू बीच पर लोग जॉगिंग करते हुए दिखाई दिए और इस दौरान लोगों ने मास्क भी लगाए हुए थे। सारे लोग ध्यान रखें, अगर भीड़ भाड़ हो तो शायद टाइम टू टाइम निकले, अगर दुकान पे भीड़ है तो बाद में आ जाओ, उस टाइप से।
एंड ऑल्सो सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से आप पालन कीजिए, क्योंकि हर एक आदमी को इसमें एनलाइटन होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके वी वुड बी एबल टू फाइट विद दिस। भाई फील तो जूहू बीच का है, अल्टीमेट फील है। नेवर इन माय लाइफ इन 52 years आई हैव सीन इट सो क्लीन, सो फ्रेश, सो इट इज़ अमेजिंग फील। Otherwise, generally when I cross from here, I don't even come to the beach. It is so filthy. This is a blessing now. So what do you have to say to others while this lockdown restrictions are open? What's the measure and precaution all people have to take? Keep social distancing, be sanitized, be clean, don't spoil the nature, respect the nature, that's it, and maintain the beauty of the nature like this. बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये हमारे महाराष्ट्र सरकार का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से अब ये 7 to 7 ओपन रहेगा। लोग आ रहे हैं बाहर और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, पानी में नहीं जा रहे हैं, पुलिस भी बहुत मुस्तैद है यहाँ पर। इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट। तो क्या कहना चाहेंगे, अब लोग निकलेंगे, कल से दुकानें भी खुल रही हैं, रिस्ट्रिक्शन और भी खुल रहा है, तो किस तरह से प्रिकॉशन ले, लोग ध्यान रखें? प्रिकॉशंस यही है कि सोशल गैदरिंग, बहुत बड़ी गैदरिंग ना हो, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, कुछ गाइडलाइंस बोली हैं कि उनको फॉलो करें, मास्क गैदरिंग ना करें, आएँ तो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रहें, मंदिरों में जाएं, टेंपल्स में जाएं, गैदरिंग ना करें, मॉल्स में जाएं तो प्रॉपर क्यू में रहें, नेसेसरी आइटम्स कोई खरीदें। तो अभी पैनिक क्रिएट ना करें, बेसिकली मेन हमारा यही सरकार का, शायद यही उनका भी यही डिसीजन होगा कि कोई भी मास गैदरिंग ना हो और लोग एक लिमिट के अंदर आएँ, ताकि सरकार आगे और भी इसको लॉकडाउन को और ओपन करे। आएंगे लोग, स्वस्थ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ हवा मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा है, करना पड़ेगा ये। अभी ये इस टाइम जो बीच इतना क्लीन है, आपने कभी पहले नहीं इतना बीच कभी क्लीन नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सुबह आज यहाँ पर आया तो यहाँ पे जो पक्षी थे उनका आधिपत्य था यहाँ पर, उनको लगता था कि हमारा ही है। अब उन्होंने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे लोगों को देखा है घूमते हुए, तो एक अलग सा वातावरण है यहाँ पर, बहुत ही साफ है। हमें ये स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, यही हमारा एक अच्छे नागरिक के नाते हमारा एक ये दायित्व बनता है। हरियाणा के दादरी में किसान धरने पर बैठे हैं। टमाटर की फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में गांव मानकवास में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। 7 दिन से जारी धरने में किसी भी क्षेत्रीय विधायक का साथ न मिलने की वजह से दोनों विधायकों के प्रति नाराजगी जाहिर की गई है। धरना स्थल पर दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, बाढ़ड़ा से विधायक नैना चौटाला के पुतले भी रखकर वहां पर नारेबाजी की गई। किसानों का कहना है कि गांव मानकवास में किसान लगातार 7 दिन से धरना दे रहे हैं। टमाटर उत्पादक किसान सरकार की बेरुखी से परेशान हैं और साथ ही किसानों ने सरकार को चेतावनी भी दी है। विधायक का पुतला हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ के किसानों ने टमाटर बोया हुआ है। ये लगातार 7 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ विधायक की ओर से कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई और विधायक नैना चौटाला का भी पुतला इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ बाढ़ड़े हल्के से भी बहुत घने किसान आए हुए हैं, जिन उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हमने उन दोनों को पुतला लगाया है और आगे की भी कोई रणनीति अपनाएंगे। अगर जैसे यहाँ के किसानों ने धरना स्थल कमेटी ने फैसला लिया कि स्थानीय जिले के 2 विधायक हैं और दोनों के दोनों में से आज तक 7 दिन हो चुके, लेकिन किसी ने आकर सूद तक नहीं ली और किसानों ने हताश और दुखी होकर टूटे हुए मन से इनके पुतले खड़े करने पड़े। और इस प्रकार की गतिविधि, सरकार की उदासीनता एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़े करती है कि किसानों की अब यहाँ पर कितनी दुर्दशा है और यहाँ पर इस गर्मी और धूप के कारण किसानों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। पंजाब के फरीदकोट में बने सूफी संत बाबा फरीद जी के टिल्ला बाबा फरीद को लोगों के दर्शनों के लिए खोले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और वहीं टिल्ला बाबा फरीद जी के प्रबंधक ने यह कहा है कि सरकार की हिदायतों का पालन किया जाएगा, जिसमें 20 से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में अंदर नहीं जा सकेंगे और प्रसाद नहीं बांटा जाएगा और इसीलिए यहाँ पर कोई बड़ा समागम भी नहीं करवाया जाएगा और वहीं इसकी पालना पूरी तरह से की जाएगी। और वहीं पर हमारी तरफ से भी पैर से चलने वाली पानी की टोंटियां और सैनिटाइजर स्टैंड लगाए गए हैं।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭਾਵੇਂ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ। पंजाब के लुधियाना के समाज सेवी ने गुरु नानक देव जी के मिशन 13-13 को आगे रखकर एक ऐसी दुकान खोली है जहां से लागत मूल्य पर ही लोगों को राशन मुहैया करवाया जाएगा और महंगा सामान बेचने वाले दुकानदारों की लूट से लोगों को बचाया जाएगा। दरअसल समाज सेवी कुलवंत सिंह सिद्धू का यह कहना है कि गरीब लड़कियों की शादी के दौरान जरूरतमंद जहां से राशन लेगा तो उसे साथ में लड़की की शादी का शगुन भी दिया जाएगा और वहीं इलाके में समाज सेवी कुलवंत सिंह के काम की प्रशंसा भी की जा रही है। गरीब एरिए के लोग ज़्यादा रहते हैं, इस मकसद ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਘੱਟ ਤੋਲ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ। हरियाणा के अंबाला शहर में एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट है और यहाँ पर कई राज्यों से लोग कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं और रविवार को खास तौर पर यहाँ भीड़ रहती है। ऐसे में कोरोना काल के दौरान कोई चूक ना हो जाए, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने होलसेल कपड़ा मार्केट में प्रत्येक दुकान में पहुंचकर स्क्रीनिंग की और लोगों को मास्क के प्रति जागरूक भी किया। दुकानदार स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद भी किया। देखिए, बहुत अच्छा प्रशासन का कदम है और हम इसकी तारीफ़ करते हैं कि भी जैसे आज ये डॉक्टर साहब की पूरी टीम स्क्रीनिंग के लिए कपड़ा मार्केट में आई है और सबकी बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग हुई है। संडे का दिन हम लोगों ने इसलिए चुना है कि भी यहाँ कपड़ा मार्केट में संडे वाले दिन दूर दराज से लोग कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। जैसे अब इंटरस्टेट खुल गया है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से, तो आज दूर दराज से कपड़ा खरीदने के लिए आए। तो हमारा मेन मोटिव था जो कस्टमर बाहर से आए हैं उनकी भी प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग हो जाए और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं और हर आदमी ने यहाँ प्रॉपर तरीके से मास्क लगाया। सबसे पहले अम्बाला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी कपड़ा मार्केट के अंदर आज पूरी सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर्स की टीम भेजी है। तो हमारी मार्केट में बहुत दुकानें हैं, 1000 के लगभग दुकानें हैं, तो आज यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने स्क्रीनिंग की है और अम्बाला में आज संडे इसलिए चुना गया कि बाहर से लोग आते हैं और अच्छे ढंग से हमारी मार्केट में आज सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है और मास्क लगाकर घूम रहे हैं। सभी बाहर से कस्टमर आए हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग की गई है और सभी ठीक पाया गया है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे अम्बाला में नहीं है। हम पंजाब से आए हैं, नंगल डैम से, तो शॉपिंग करने आए हैं, कपड़ा खरीदने। बहुत बढ़िया आपकी यह टीम कर रही है, ऐसे डर भी निकलेगा और वैसे भी बढ़िया रहेगा। तो वैसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए, उससे आदमी का डर निकल जाता है। और वैसे हमें जैसा कि हमारे सीएमओ साहब ने आदेश दिया था कि अम्बाला की सबसे बड़ी जो कपड़ा मार्केट है इसके अंदर जो है हमें हर एक दुकान के ऊपर जाके अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना है और यहाँ अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम आते हैं या किसी को में बुखार मिलता है या किसी में कफ मिलती है या ऐसे कोई भी साइन सिम्टम मिलता है तो हमें उसकी जो है सैम्पलिंग भी करानी है और अगर कोई अपनी उससे विलिंग से अपनी सैम्पलिंग कराना चाहता है तो हम उसकी रैंडम सैम्पलिंग भी करानी है। हमने जो है आज 5 टीम लगाई हुई है, 3 डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर पीयूष हूँ, मेरे साथ में डॉक्टर मोहित हैं और डॉक्टर अनु दहिया हैं और हमारे साथ में 5 टीम है जिसमें 2-2 मेंबर्स हैं और हमने सब जगह की पूरी कपड़ा मार्केट की और कालका होलसेल कॉम्प्लेक्स की और सब जगह की जो है हमने स्क्रीनिंग करी है और अभी तक हम जो है 2500 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। इसके बाद अभी भी हमारी टीम लगी हुई है लगातार और अभी तक जो है ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया है जिसके अंदर कोई ऐसे लक्षण आए। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।